और वहीं इन 90 दिनों के अंदर अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो सिलेबस कंप्लीट और रिवाइज होने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे। अब यहां पर आपका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होगा? अब आप सोच रहे होगे सर इस सवाल का क्या रेलेवेंस है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा मैं बात बता दूं, इस एक सवाल का बहुत रेलेवेंस है, बहुत फर्क पड़ता है। चौथा और आखिरी सवाल, बेटा अगर आज मैं आपको 90 दिनों के लिए एक रूम में लॉक कर देता हूं और सिर्फ पढ़ाई करने की परमिशन देता हूं, तो क्या गारंटी है कि आपका सीए क्लियर हो जाएगा? है कोई गारंटी? नहीं ना। लेकिन फिर ज्यादातर बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि जो सिलेक्शन है और जितनी देर हम पढ़ाई कर रहे हैं इनके अंदर डायरेक्ट कोई कनेक्शन होता है, यानी जितना ज्यादा देर हम पढ़ाई करेंगे उतना बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर हर एक अटेम्प्ट के बाद हमें ऐसे बच्चे देखने को क्यों मिलते हैं जो पूरे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं फिर भी उनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता? और दूसरी जगह कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो कम स्ट्रेस लेकर भी थोड़ी सी कम मेहनत करके भी अपना अटेम्प्ट क्लियर कर जाते हैं। बेटा यहाँ पर डिफरेंस ना मेहनत का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप आखिरी के 3 महीने ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हो जो आपको एक्चुअल में करनी चाहिए, किन चीजों में आप आखिरी के 3 महीने मेहनत कर रहे हैं। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ना आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने चाहिए जो एक्चुअल में बच्चे अपने आप से पूछते ही नहीं है। अगर आप भी अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे हो ना बेटा, तो ये सच में सोचने वाली बात है। आज की वीडियो में मैं ना ही सिर्फ पीए फाउंडेशन की आखिरी की 3 महीने की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, उसके साथ साथ वो 4 सवाल भी बताऊंगा जो हर एक सीरियस एस्पिरेंट को अपने आप से प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पूछने चाहिए। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी की जो आखिरी के 90 दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकती है। देखो बेटा, जब आखिरी के 3 महीने बचते हैं ना तो ज्यादातर बच्चे ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहले वो जो ये कहते हैं कि यार सिर्फ 90 दिन बचे हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत पैनिक मोड पे आ जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब तो उनका ये अटेम्प्ट क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और दूसरी जगह एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार अभी तो 90 दिन बचे हैं, अभी तो बहुत टाइम है यार हमारे पास। और बच्चों, ये दोनों स्ट्रैटेजीज ही गलत हैं, क्योंकि 90 दिन ना तो कम होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा। क्योंकि ये 90 दिन के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट अगर सही स्ट्रैटेजी लगा दे तो वो अपना अटेम्प्ट क्लियर कर जाएगा। और वहीं इन 90 दिनों के अंदर अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो सिलेबस कंप्लीट और रिवाइज होने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आज मैंने 90 दिनों को ना 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला जो फेज होने वाला है वो 35 दिन का होने वाला है, क्योंकि इसी फेज के अंदर हम अपनी जो प्रिपरेशन की फाउंडेशन है ना वो रखने वाले हैं। डे 1 टू डे 35 कवरेज विदाउट परफेक्शन। देखो बच्चों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है इन 35 दिन के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो मास्टर करना नहीं होगा सिलेबस को, वो बस कवरेज करना। और ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक ही चैप्टर के प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट उठाया तो भैया उसी में 4-5 दिन लगा दिए, मैथ्स का कैलकुलस समझ नहीं आ रहा तो उसी में 4-5 दिन वेस्ट कर दिए, या लॉ का कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा तो पूरा दिन उसी में वेस्ट कर देते हैं। और फिर 35 दिन के बाद ये रियलाइज होता है कि भैया अभी तो सिलेबस बहुत सारा पड़ा हुआ है, अभी तो आधा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इन 35 दिन के अंदर आपको एक रूल याद रखना है कि नो चैप्टर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको मशीन समझ रहा हूं, मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस परफेक्टली समझना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। बस आप एक बारी कंप्लीट सिलेबस को देखो और आगे बढ़ जाओ। पहले पूरा सिलेबस देखना जरूरी है, जैसे अकाउंट्स में चैप्टर कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझो, पीवाईक्यू लगाओ और आगे बढ़ जाओ। लॉ और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बेटा एग्जाम में मार्क्स ना पूरे सिलेबस से आते हैं, ना कि आपके किसी एक फेवरेट चैप्टर से। तो यही वो फेज है जहां पर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को अपना सबसे बड़ा स्कोरिंग वेपन बनाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही वो 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके टोटल स्कोर में सबसे बड़ा पुश दे सकते हैं। तो अब इन पहले 35 दिन के अंदर आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस आपकी आंखों के आगे से एक बारी गुजर जरूर जाए। अब डे 35 तक पहुंचते पहुंचते हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना था, लेकिन डे 36 से हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हमारा फोकस चैप्टर देखने में नहीं उनको याद करने में होगा। इसलिए हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड फेज में जो डे 36 से लेकर डे 65 तक होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में जेन्युइनली चाहते हो कि ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज आपको और मिले जो आपको ना ही सिर्फ मोटिवेट करें बल्कि आपको पढ़ने पर मजबूर करें, एक राह दिखाएं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहीं से बेटा हमारी अगली गेम शुरू होती है। तो ये एग्जाम की मेन प्रॉब्लम सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता बल्कि उसको याद रखना होता है।
अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो जैसी सीए का एक हमारा सिलेबस पूरा हो गया वो खुशी मनाना शुरू कर देते हैं और रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते। और ये बात तो बेटा मैं अपनी पिछली वीडियोस में कई बार कहता आया हूं, बिना रिवीजन या रिकॉलेशन के कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने की वैल्यू ना जीरो होती है। इसलिए अगले 30 दिन का जो टारगेट होने वाला है ना वो होगा रिटेंशन, यानी अब हर एक सब्जेक्ट की सेकंड रिवीजन चलेगी। अकाउंट्स में जितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उन्हें रिपीट करना, मैथ्स में फॉर्मूला शीट बनाना, लॉ में प्रोविजंस और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करना ताकि रिवीजन फास्ट हो सके, और इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट, ग्राफ और थ्योरी को इतना छोटा बना देना कि एग्जाम से पहले कुछ ही घंटों में आपका रिवीजन पूरा हो जाए। क्योंकि बेटा सिलेक्शन उनका नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, बल्कि सिलेक्शन उनका होता है जो एग्जाम तक सबसे ज्यादा याद रखते हैं। और बच्चों इस फेज में ना चैप्टर को पढ़ने के लिए 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट मत करना, बल्कि आप किताब बंद करके ना आंख बंद करके रिकॉलेशन करना, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर किताब खुली भी नहीं होगी, वहां एक ही चीज आपकी मदद करेगी, वो आपकी मेमोरी है। इसलिए मैंने कहा था रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिकॉलेशन। इसलिए यहां पर ना हर हफ्ते एक मॉक जरूर लगाओ, चाहे मार्क्स कितने भी खराब आए, मॉक से पीछे मत छोड़ो। आप मॉक लगाते हो तो आपको आपकी रियलिटी चेक्स मिलते हैं, आपको गलतियां पता चलती हैं, और जितना ज्यादा गलतियां हमको अपने लर्निंग स्टेज और प्रिपरेशन स्टेज में पता चल जाएगी ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब आ गए हम अपने तीसरे फेज पर, डे 66 से डे 90, द सिलेक्शन फेज। अब बेटा हम आ चुके हैं आखिरी के उन 25 दिनों में जहां आपका डिसाइड होगा सिलेक्शन। अब मैं यहां देखता हूं बच्चे ना फिर से नया पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई YouTube का कोई मैराथन देख रहा है, कोई नए नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, कोई नया क्वेश्चन बैंक खरीद के पढ़ना शुरू कर देता है। अरे मेरे लाल, अब ये समय जो होता है ना, ये कोई एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है, ये समय है एग्जीक्यूशन का। इसलिए इन 25 दिन के अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहली रिवीजन, दूसरी मॉक टेस्ट, और तीसरी द मिस्टेक एनालिसिस। अब यहां पर आपका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होगा? वो होगी मिस्टेक नोटबुक, जो करेक्शन नोटबुक भी कहते हो। इसमें आपको लिखनी होती है अपनी वो मिस्टेक्स, अपने वो क्वेश्चन जो गलत थे, वो फॉर्मूलाज जो आप भूल जाते हो, क्योंकि आखिरी के 10 दिनों के अंदर ना आपकी कभी भी रिवीजन पूरी नहीं हो सकती। आप सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को जो आप बार बार ही करते आ रहे थे, आप उसको ठीक कर सकते। लेकिन बेटा सिर्फ स्ट्रैटेजी जान लेना ना हमेशा काफी नहीं होता, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजीज भी उस बच्चे के लिए कभी भी काम नहीं आती जो खुद के लिए सच्चा नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं वीडियो एंड करने से पहले आज हम अपने आप से ना ये 4 सवाल जरूर पूछें, क्योंकि कई बारी प्रॉब्लम ना स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद की रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। सबसे पहला सवाल, क्या मेरा टारगेट सिर्फ पास होना है या मुझे रैंक लेकर आनी है? अब आप सोच रहे होगे सर इस सवाल का क्या रेलेवेंस है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा मैं एक बात बता दूं, इस एक सवाल का बहुत रेलेवेंस है, बहुत फर्क पड़ता है। वो बच्चा जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है और जो बच्चा रैंक लाने के लिए पढ़ रहा है ना, इनकी तैयारी कभी भी सेम नहीं हो सकती। देखो, अगर आपका टारगेट सिर्फ पास होना है तो आपको स्मार्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन, कंसिस्टेंट रिवीजन और स्कोरिंग मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करना होगा। लेकिन अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हो तो फिर हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंस चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन क्लियर करो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहां है तो भाई अब रास्ता कैसे चूज करोगे? दूसरा सवाल, क्या मैं रोज रिवीजन कर रहा हूं या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं? अब बेटा ये सवाल ना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना ही प्रिपरेशन है। लेकिन ICAI कभी भी आपको सिलेबस कंप्लीट करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, बल्कि वो चेक करता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में याद कितना है। और बेटा याद ना सिर्फ रिवीजन या रिकॉलेशन से होता है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता। अगर मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं तो मैं सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा हूं, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा। तीसरा सवाल, अगर एग्जाम 15 दिन पहले आ जाए तो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? अब बेटा इस सवाल का जवाब देने में ना आप बिल्कुल चीटिंग मत करना, क्योंकि यहाँ आप मुझसे नहीं खुद से झूठ बोलो। और यहाँ आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं बताना जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बल्कि वो सब्जेक्ट बताना है जिससे आप दूर भागते हो, या वो सब्जेक्ट जिसको खोलते ही आपको लगता है कि यार आज से नहीं कल से पढ़ लूंगा। चौथा और आखिरी सवाल, क्या मैं सच में पढ़ रहा हूँ या पढ़ाई करने का एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा टेबल पर सिर्फ बैठना और सचमुच प्रिपरेशन करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और जिस दिन आपने इन 4 सवालों का ऑनेस्टी से खुद को जवाब दे दिया ना, आपकी प्रिपरेशन कभी भी एवरेज नहीं रही। और बेटा फर्क ना यहीं से पड़ता है,
क्योंकि एग्जाम सिर्फ उनके क्लियर नहीं होते जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम उनके क्लियर होते हैं जो कम से कम खुद से ऑनेस्ट है। उन बच्चों की क्लियर होते हैं जो मान लेते हैं कि हाँ भाई मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे और सुधरना है, मुझे अभी और डिसिप्लिन होना है। और बच्चों, रही बात मोटिवेशन की, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन एक बारी किसी बच्चे को क्लैरिटी मिल गई ना, तो उसको किसी और पुश की नीड नहीं होती, आप खुद पुश हो जाते हो। और बेटा यहीं से ना सिलेक्शन का गेम स्टार्ट होता है। तो बस एक बात याद रख लो कि अपने आप को ना हर जगह प्रूव करना बंद करो, बस हर रोज इंप्रूव करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो स्टूडेंट खुद के साथ सिंसियर हो जाता है ना, खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाता है, दुनिया का कोई एग्जाम में इतनी ताकत नहीं है कि उसको हरा दे। और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। बस हाँ, अब रुकना नहीं है और अपने उस दोस्त को जो सीए एस्पिरेंट है उसके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आखिरी पेपर तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।